डेट है आज 16 फरवरी 2021। तो आज के देख लेते हैं कौन से करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। रोज की तरह क्वेश्चन लास्ट में ही करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है? इसरो अनाउंसेस भुवन। एक भुवन पोर्टल बनाने के लिए इसरो ने अभी घोषणा की है। इसके रिलेटेड क्या न्यूज़ है इसे पढ़ेंगे। फास्ट टैग से रिलेटेड क्या न्यूज़ है इसे देखेंगे। मंडारिन डक क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। अर्जुन मैन टैंक बैटल टैंक है, ये अभी DRDO ने बनाया है, तो इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है इसे देखेंगे। डिकिंसोनिया क्यों न्यूज़ में है और क्या है। कैलाश रेंज न्यूज़ में है, इससे रिलेटेड सारा डिटेल में देखेंगे। ये ज्योग्राफी का पार्ट है। इबोला से रिलेटेड देखेंगे, ये एक डिसीज़ है, ये न्यूज़ में, इससे रिलेटेड सारा पढ़ेंगे। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम क्यों न्यूज़ में, इससे रिलेटेड क्या है। और वेमनाथ लेक न्यूज़ में है, इससे के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इसकी लोकेशन और उसके पास कौन कौन से आइलैंड वगैरह सारी डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? इसरो अनाउंसेस भुवन। ये भुवन अनाउंस क्या है, अभी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आपको पता है किसके अंडर क्या है, इसके अंडर कौन काम करता है? इसरो। इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर काम करता है। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस किसके अंडर काम करता है? PMO के, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंदर काम करता है। ये प्राइम मिनिस्टर के नीचे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और उसके नीचे इसरो काम करता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने अभी एक MOU साइन किया है। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि एक एग्रीमेंट, समझौता साइन किया है। किसके साथ? एक कंपनी है जिसका नाम है CE इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। ये एक जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो क्या है, स्पेस से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करती है, एनालिसिस करती है, उनका एनालिसिस करती है स्पेस रिलेटेड डेटा का। तो इस कंपनी के साथ एक MOU साइन किया है इसरो ने, इसरो के बिहाफ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने, तो इसलिए न्यूज़ में है। अब इसमें क्या कोलैबोरेशन होगा, ये दोनों क्या करेंगे कि जियो स्पेशल पोर्टल बनाएंगे जिससे डेटा किस से लेंगे, नाविक से, वेब सर्विसेज और API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ये कहाँ पे? मैप माई इंडिया एक पोर्टल है जी, पहली साइट बनी हुई है जिस पे डेटा, किसका डेटा तैयार है, इस पे डेटा हुआ है इस कंपनी का CE इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। तो इसने जो भी डेटा स्पेस से रिलेटेड, नेविगेशन से रिलेटेड जितना भी डेटा कलेक्ट किया है, तो ये सारा इन पोर्टल पे होगा। जो एक पोर्टल बनाए जाएंगे, 3 पोर्टल बनाए जाएंगे जी, ऐसे जियो स्पेशल पोर्टल। पोर्टल का मतलब है जी साइट बनाई जाएगी, साइट जैसे इंटरनेट की साइट, जैसे आप खोलते हो कोई भी मिनिस्ट्री की साइट खोल लिया आपने, जैसे google.com साइट खोल लिया आपने, तो इंटरनेट पे ये एक साइट है। तो ये पोर्टल होंगे भुवन नाम से, वेदास नाम से, मोजडेक नाम से। तो इनमें क्या होगा, भुवन क्या है, एक नेशनल जियो पोर्टल है जो क्या है इसरो ने डेवलप किया है। और इसमें क्या है, जियो स्पेशल डेटा सर्विसेज सारे अवेलेबल होंगे इस पोर्टल पे, आप चेक करोगे। नेक्स्ट है जी वेदास। ये क्या है, विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड आर्काइवल सिस्टम। ये एक ऑनलाइन जियो प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म है ये भी। इसमें क्या होगा, इसमें जितना भी अकेडमिया, रिसर्च और प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो सारा यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट होगा जी मोजडेक। ये क्या है, मतलब इसरो ये डेटा यूज करेगी। और मोजडेक जो होगा पोर्टल, जिसकी फुल फॉर्म है मेट्रोलॉजिकल एंड ओशनोग्राफिक सैटेलाइट डेटा आर्काइव सेंटर। इसके पोर्टल पे क्या होगा, इस पे वेदर रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है अवेलेबल होंगी, मतलब मौसम संबंधित जानकारियाँ, चाहे ओशनोग्राफी हो और ट्रॉपिकल वाटर साइकिल्स हो, इनके रिलेटेड सारा डेटा इस पे मोजडेक पे मिलेगा। अब पढ़ते हैं नाविक के बारे में। नाविक न्यूज़ में था इसमें। नाविक है क्या? नाविक है जी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, मतलब कि एक दिशा सूचक यंत्र की तरह काम करता है नाविक। नाविक में इंडिया ने 7 सैटेलाइट्स सेंड किए थे स्पेस में, 7। तो इसमें क्या है, सैटेलाइट सिस्टम, ये क्या है, पोजीशन, जो जैसे मान लो GPS यूज करते हो आप, गूगल मैप यूज करते हो। मैप क्या है, आपको लोकेशन बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो ये हम GPS यूज करते थे, किसका? पहले अमेरिका का है GPS, ये एक नेविगेशन सिस्टम है। ऐसे ही हमारे इंडिया का नाविक है, इसे RIRNSS बोला जाता है। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। इसके क्या है, ये इंडिया के रीजन में, और इंडिया जैसे ये इंडिया है, ये इंडिया हो गया जी, और इंडिया के अराउंड 1500 किलोमीटर तक ये नेविगेशन बताएगा, मतलब डायरेक्शन बता सकेगा। तो हमें अब US के नेविगेशन सिस्टम की ज़रूरत नहीं है GPS की।
तो हमारे जो फ़ोन में गूगल मैप में इंडिया में जो यूज होगा, नाविक उन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये दो तरह के 2 टाइप सर्विस प्रोवाइड करेगा नाविक। एक तो स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस जिसे हम और आप लोग यूज कर सकते हो, मतलब जनरल पब्लिक यूज कर सकती है, ऑल यूजर्स के लिए। एक होगी रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज, इसे सिर्फ जैसे जो आर्म फोर्सेज हैं या फिर आर्मी नेवी जैसे ये हैं, ऑथराइज्ड यूजर ही यूज कर सकते हैं इसको, और कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो 2 तरह की सर्विस होंगी, ये याद रखना आपको। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ क्या क्या होंगी, मतलब यूज कहाँ कहाँ पे होंगे। कहीं पे भी यूज हो सकता है जी, टेरेस्ट्रियल पे, एरियल पे, मरीन नेविगेशन में। मतलब कि टेरेस्ट्रियल का मतलब है जी मतलब ज़मीन पे, लैंड पे भी यूज हो सकता है। एरियल हवा में, आप स्पेस में हो वहाँ पे भी। मैरिन आप ओशियंस में हो, समुद्र में हो, वहाँ पे भी आप दिशा के लिए यूज़ कर सकते हो। मान लो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो डायरेक्शन लगा के जैसे गूगल मैप पे लगाते हो, तो ये यूज हो सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यूज हो सकता है। आपदा प्रबंधन के लिए, जो मान लो अर्थक्वेक आ गया उसके से रिलेटेड कोई डेटा कलेक्ट करना हो। व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट, मान लो कोई व्हीकल, गाड़ी, कार वगैरह आपको ट्रैक करनी है तो वो इसकी तरह क्या है यूज़ कर सकती है, गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है इसको। इंटीग्रेशन विद मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन के साथ इंटीग्रेशन होगा। जैसे अभी जीपीएस का है यूज़ होता है, अब क्या है नाविक, नए मोबाइल जो आएंगे नाविक उसमें यूज़ होगा जीपीएस की जगह पे नाविक एक नेविगेशन सिस्टम यूज़ होगा। प्रिसाइजिंग टाइमिंग होगी इसकी, एग्जैक्ट टाइमिंग जी। मैपिंग एंड जियोडेटिक डेटा कैप्चर, मैपिंग वगैरह करने के लिए यूज़ हो सकता है। टेरेस्ट्रियल नेविगेशन एड फॉर हाइकर्स एंड ट्रेवलर्स, जो भी मान लो माउंटेन वगैरह पे चढ़ते हैं या ट्रैवल करते हैं उनके लिए नेविगेशन सिस्टम की तरह टेरेस्ट्रियल मानने की लैंड पे यूज़ हो सकता है। विजुअल एंड वॉइस नेविगेशन फॉर ड्राइवर्स होते हैं जो उनके लिए वॉइस और विजुअल नेविगेशन के लिए यूज़ हो सकता है। मतलब बोल के वो क्या है जीपीएस जैसे नाविक सिस्टम लगा होगा जीपीएस की तरह ही, उसमें बोल के अपनी आवाज़ से जैसे जहाँ भी जाना है इसको बता सकते हैं और ये लेके जाएगा। हाउ मैनी सैटेलाइट्स डज नाविक कंसिस्ट ऑफ, कितने सैटेलाइट यूज़ होते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 7 सैटेलाइट्स यूज़ होंगे। और इसे IRNSS सैटेलाइट सिस्टम भी बोला जाता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और इसमें से जो 7 सैटेलाइट्स यूज़ होंगे उसमें से एक सैटेलाइट जो यूज़ होगा वो मैसेजिंग सर्विस के लिए यूज़ होगा, मैसेज सर्विस के लिए, सेवा के लिए। इसमें से 7 सैटेलाइट में से 3 सैटेलाइट जो होंगे वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होंगे, इंडियन ओशन के ऊपर होंगे जो, और बाकी के जो 4 सैटेलाइट होंगे, 4 सैटेलाइट वो जियो सिंक्रोनस होंगे। अब ये जियो सिंक्रोनस और ये स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं ये आप समझो। देखो जी, ये हाइट तो इनकी सेम ही है। मान लो ये कितनी हाइट पे होते हैं जियो सिंक्रोनस, जैसे ये आपकी अर्थ है, अर्थ से स्पेस में ये 35,786 किलोमीटर पे ये घूमते रहते हैं अर्थ के चारों तरफ ये सैटेलाइट। ये एग्जैक्ट किलोमीटर भी याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। आपके पीसीएस के एग्ज़ाम में ये एग्जैक्ट पूछ लेता है। ये अगर आप अराउंड में मतलब लेना चाहो राउंड अप में तो 36,000 किलोमीटर बोल सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट अगर पूछे तो 35,786 किलोमीटर पे ये सैटेलाइट होते हैं और उसमें अर्थ के चारों ओर ये घूमते रहते हैं। जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी दोनों एक ही हाइट पे होते हैं, लेकिन फ़र्क कितना होता है, जो जियो सिंक्रोनस होता है ना ये थोड़ा इंक्लाइन होता है। देखो ये इंक्लाइन टेढ़ा ऐसे घूमता रहता है, और जो जियो स्टेशनरी होता है ये बिल्कुल क्या होता है इक्वेटर पे घूमता रहता है। ये मतलब पूरा जैसे ये अर्थ है जी, ये अर्थ है, ये इसका इक्वेटर है, इक्वेटर की चारों ओर घूमता रहता है ये, समझे। और ये थोड़ा इंक्लाइन होता है जियो सिंक्रोनस इंक्लाइन घूमता है। लेकिन अगर इन्हें देखोगे आप, क्योंकि ये अर्थ की डायरेक्शन से जितना जैसे जैसे अर्थ मूव करती है ये भी ऐसे ही मूव करते रहते हैं, समझे। जो किसी भी टाइम देखोगे आप उसी जगह पे दिखाई देंगे आपको। ये आप इस दूसरे फिगर में देख सकते हो। देखो जैसे जैसे अर्थ घूम रही है सैटेलाइट भी उसी के तरह घूम रहा है, बिल्कुल उसी के स्पीड में, समझ रहे हो। तो ये रुका कैसे हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स से, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से रोके हुए हैं। तो ये इस तरह से घूमते रहते हैं, देखा हमने। अब चलते हैं अपनी और डिटेल पे। इसमें क्या है देखो जी, इसमें क्या है, इसमें जो ये सैटेलाइट है इसमें 14 ग्राउंड स्टेशन होंगे। 14 मतलब ग्राउंड पे ज़मीन पे स्टेशन बने होंगे। उनमें से क्या है एटलीस्ट 1 इनकी जो डायरेक्शन वगैरह है इन्हें ट्रैक करती रहेगी। दोनों से जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं जो 3 और 4 नाविक के
इन्हें ट्रैक करता रहेगा, ग्राउंड स्टेशन जो लगे होंगे। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी हमें हमने इंडिजिनस ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर लिया। कि हमने इंडिजिनस का मतलब है जी, इंडिजिनस मतलब हमारे घर में डोमेस्टिक डेवलप करना, मतलब इंडिया ने खुद डेवलप किया है ये। तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, वाई इज़ नेसेसरी, इसलिए नेसेसरी है जी, इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि पहले के एक बार कारगिल, आपने कारगिल वार के बारे में सुना होगा, कारगिल युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ इंडिया का 1999 में। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जीपीएस सिस्टम को यूज़ करते थे हम अमेरिका के, ये नेविगेशन सिस्टम मतलब दिशा को जानने के लिए, उसकी डायरेक्शन को जानने के लिए, नेविगेशन करने के लिए जीपीएस सिस्टम यूज़ करते थे। और अमेरिका ने जीपीएस अपना क्या है उस टाइम पे जब कारगिल वार होता रहा था तो नेविगेशन क्या है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया था, जानकारी कि दिशा कोई डायरेक्शन हमने मांगी थी। यहाँ कारगिल जो जगह है जी श्रीनगर के पास जम्मू कश्मीर में, ये ऊपर जम्मू कश्मीर है यहाँ पे इंडिया में, तो वहाँ पे जगह है, तो यहाँ की हमें सारी लोकेशन देने के लिए अमेरिका ने मना कर दिया था इंडिया को। तो इसलिए इंडिया ने सोचा कि इस मान लो वार लाइक सिचुएशन आए तो अमेरिका तो कभी भी मना कर सकता है, तो इसलिए हमने खुद का नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम रखा नाविक। तो इस तरह से क्या है ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इंडिया को, समझे। और मान लो कोई अर्थक्वेक वगैरह ओशन में कोई सुनामी वगैरह आ जाए तो उनकी लोकेशन वगैरह सारा कुछ डिटेल प्रोवाइड करने के लिए नेसेसरी है, तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसमें इतना ही था, चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट किससे रिलेटेड है, नेक्स्ट है जी फास्टैग। फास्टैग जैसा आप सब लोग जानते हो ये क्या है, एक फास्टैग चिप होती है, चिप टाइप, जो आपकी जैसे कार है, कार की जो ये कार है जी, कार की जो विंड स्क्रीन है फ्रंट, इस पर क्या है ये एक चिप लग जाती है जिससे जो टोल टैक्स कटता है ना टोल रोड पे, तो वो क्या है ऑटोमेटिक कट जाता है, ऑटोमेटिक फ़ी क्या है चार्ज हो जाती है, आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक ही हो जाता है, कैश देने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि ये यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री है, उसने डिसाइड किया है कि जितनी भी लेन है ना रोड पे, नेशनल हाईवेज़ पे जो फी प्लाजा लेन है उन पे आज से यानी कि मिडनाइट से जो 15-16 फरवरी 2021 की मिडनाइट है उससे सारी जो लेन है उन पे फास्टैग क्या है अब डिक्लेयर कर दिया है, अब सब इम्प्लीमेंट होगा, लागू होगा। देखो जी ये रोड है, अब यहाँ पे क्या है टोल प्लाजा बने होते हैं, आप कभी रोड पे गए होंगे टोल प्लाजा देखोगे ऐसे, ये जो बनी होती है ना लाइन है ये लेन बोलते हैं, लेन। ये लेन पे क्या है सारी जो फी प्लाजा की लेन होंगी जिन पे फास्टैग करता था, इन सब पे अब क्या है एप्लीकेबल होगा फास्टैग। अगर आप इन पे कैश में अगर देना चाहोगे टोल तो डबल लगेगा उसका चार्जेस, ट्वाइस चार्ज देना पड़ेगा। मान लो 200 रुपये है टोल की फ़ीस, आपको 400 देना पड़ेगा अगर फास्टैग नहीं लगा हुआ आपकी गाड़ी में। फास्टैग लगा होगा तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक जैसे ही आपकी गाड़ी निकलेगी इसके अंदर से तो ऑटोमेटिक टोल टैक्स कट जाएगा। ये देखो जी, अगर ट्वाइस पे करना पड़ेगा आपको फ़ी अगर फास्टैग नहीं लगा हुआ है, फिट नहीं है आपके व्हीकल में। ये वर्क कैसे करता है, ये रफिड टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। इसमें होता क्या है, जैसे ही आप टोल प्लाजा जैसे रोड पे बना हुआ है जी, यहाँ पे टोल प्लाजा, यहाँ से आपकी गाड़ी निकलेगी, यहाँ पे रफिड टेक्नोलॉजी लगी होगी, विंड स्क्रीन पे जो चिप लगी होगी ना आपकी कार, जैसे कार है ये, कार पे क्या है विंड स्क्रीन है, रियर विंड स्क्रीन, जो फ्रंट वाली सीट ये होता है शीशा मिरर होता है, यहाँ पे फास्टैग लगा होगा चिप, वो ऑटोमेटिकली रफिड टेक्नोलॉजी इसे रीड कर लेगी और ऑटोमेटिकली इससे चार्ज कट जाएंगे, पैसे कट जाएंगे। तो इस तरह से काम करेगी, ये विंड स्क्रीन पे लगा होगा। पेमेंट मेथड जो होगा ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम का ही पार्ट होगा, और ये पेमेंट कलेक्ट कौन करेगा, जो पैसा कलेक्ट करेगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये बॉडी कलेक्ट करेगी पैसा। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी क्या ज़रूरत है फास्टैग की, ये स्कीम जो योजना चलाई फास्टैग की इसलिए ज़रूरत है जी। देखो एक बार क्या है कि ड्राइवर्स जो होते हैं उन्हें स्मूदर तरीके से निकल सकेंगे। मान लो यहाँ पे रोड पे जाम लग जाता है बहुत ज़्यादा, जाम को से बचने के लिए क्या है ऑटोमेटिक गाड़ियाँ रुकेंगी नहीं और ऑटोमेटिक क्या है टोल कट जाएगा, तो जाम से बचेगा। इससे क्या है फ्यूल भी कम खर्च होगा। मान लो यहाँ पे क्या है लोग बाग खड़े रहते हैं और गाड़ियाँ चलती रहती हैं बहुत टाइम तक खड़े खड़े, और उनका फ्यूल खर्च होता है ना, ईंधन पेट्रोल डीजल तो खर्च होता ही है ना, फूकता है उसमें गाड़ी चलने से, तो वो भी कम होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जी, यहाँ पे कैमरा भी लगे होंगे ना टोल प्लाजा में, वो क्या है जो भी पैसेंजर होंगे उनका फ़ोटो खींच लिया जाएगा, और जो भी मान लो व्हीकल चला रहे हैं, कोई भी व्हीकल लेके जा रहे हैं तो उनकी ट्रैकिंग कर सकती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कैसे, मान लो ये गाड़ी चला के लेके जा रहा है बंदा, अगर मान लो इसकी गाड़ी नहीं है, किसी की मान लो ये इसकी गाड़ी नहीं है और इस पर कंप्लेंट की हुई है ऑलरेडी, FIR दर्ज है,
तो पता लगाया जा सकता है ना इसका क्या है, जितना जो गाड़ी का नंबर होगा वो कैप्चर हो जाएगा कैमरा में, और ये जो आदमी है वो भी कैप्चर हो जाएगा इसका फ़ोटो। तो इससे क्या है, ट्रैक करने में, व्हीकल को ट्रैक करने में बहुत आसानी होगी। तो एक ये भी फ़ायदा है इसका। तो इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी मंडारिन डक। ये आप देख सकते हो, ये है मंडारिन डक। ये अभी क्या है, फर्स्ट टाइम ये स्पॉटेड की गई है, मतलब इसका पता लगा है। असम में है ये, मागुरी मोटापुंग बील एक जगह है जी, वहाँ पे ये असम में पहली बार स्पॉट की गई है, मतलब मिली है ये। इससे पहले क्या है 1758 में ये पाई गई थी। एक स्वीडन का एक बॉटनिस्ट था ये। बॉटनिस्ट का मतलब है जो बर्ड पे क्या है स्टडी करते हैं, बर्ड पे स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं पक्षियों पे, उसे बोलते हैं बॉटनिस्ट। एक स्वीडिश बॉटनिस्ट था, जियोलॉजिस्ट और फिजिशियन, जिसका नाम था कार्ल लिनोस। इसने 1758 में 1758 में इसकी पहली बार इसे आइडेंटिफाई किया था, ये मंडारिन डक को। तो इसके बारे में इतना ही था। ये एक माइग्रेटरी डक है, ये देख लेना आप। माइग्रेटरी वर्ड का मतलब क्या होता है, माइग्रेटरी बर्ड ऐसे होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो माइग्रेट करते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो ये माइग्रेटरी डक है। और कहाँ पे ब्रीड करती है, मतलब प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, बेबी कहाँ पे देती है, रशिया में, कोरिया में, जापान में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना में, और ये वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका में भी इसने अपना घर बना लिया है, वहाँ पे भी जाकर रहती है ये। तो ये एक माइग्रेटरी बर्ड है, उड़ के चली जाती है कहीं भी, ये याद रखना आपको, मंडारिन डक। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है जी अर्जुन मैन बैटल टैंक MK-1A। ये क्या है, एक बैटल टैंक है। बैटल टैंक क्या होते हैं, ये जी बैटल टैंक। इस पे क्या है, जो बारूद, गोला बारूद, जो एम्यूनिशन होते हैं ना जी, लड़ाई के लिए काम होते हैं, उनको इस पे लेके जाते हैं और यहाँ से चलाते हैं। इस पर एक गन फिट कर देते हैं, इसमें जो दिखाई दे रहे हैं गन फिट, ये यहाँ पे गन फिट हो रखी है। ये लड़ाई के लिए, फाइट करने के लिए काम आता है। ये DRDO ने डेवलप किया था ये प्रोसेस, जो अर्जुन मैन बैटल टैंक है, ये प्रोजेक्ट शुरू किया था 1972 में DRDO ने। DRDO क्या आपको पता ही होगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट जितने भी बनाती है, बैटल टैंक, मिसाइल्स वगैरह, हेलीकॉप्टर, ये सारा, ये आर्मी नेवी जितनी भी आर्म फोर्स है उसके लिए DRDO बनाती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये कॉम्बैट व्हीकल, मतलब कॉम्बैट व्हीकल बनाती है, मतलब लड़ने वाले लड़ाकू जो वाहन होते हैं, जैसे बैटल टैंक है, इस तरह के तो बनाती है ये। और अर्जुन टैंक ये किस लिए यूज होगा, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, एम्यूनिशन के लिए, मतलब जैसे गोला बारूद ले जाने के लिए। इसमें गन वगैरह फिट होंगी, 120 mm कैलिबर की गन। ये कैलिबर 120 mm कैलिबर क्या है जी, देखो ये जो यहाँ पे इसकी जो नाल लगी हुई है ना, ये इसका साइज है 120 मिलीमीटर। और ये क्या है, कंप्यूटराइज सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम होगा, कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम यूज होगा इसमें अर्जुन टैंक में। तो बस इतना ही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी डिकिंसोनिया। डिकिंसोनिया क्या है, एक एनिमल है जी, जो बहुत हज़ारों करोड़ों साल पहले जीवित रहता था, मतलब 550 मिलियन ईयर्स एगो ओल्ड ये डिकिंसोनिया है, जिसके फॉसिल्स मिले, मतलब जीवाश्म मिले, मतलब जैसे मर गया ना उसके हड्डी वगैरह कुछ, स्किन वगैरह कुछ मिली हैं, डिस्कवर की हैं। कहाँ पे डिस्कवर की है, भीमबेटका रॉक शेल्टर पे, इसकी रूप पे। ये भीमबेटका रॉक शेल्टर है कहाँ पे, इससे रिलेटेड हमने लास्ट डे पे क्वेश्चन भी किया था पिछले दिन। तो ये 40 किलोमीटर दूर है भोपाल से। भोपाल आपको पता है MP मध्य प्रदेश की कैपिटल है, वहाँ पे भोपाल से 40 किलोमीटर दूर है भीमबेटका। ये रॉक शेल्टर है, मतलब एक केव है, यहाँ पे गुफा है, ये भीमबेटका की गुफा आप देख रहे हो, यहाँ पे मिला है जी इसका जीवाश्म, फॉसिल डिकिंसोनिया का। तो ये पहले एक्सटेंट हो चुका है, एक्सटेंट का मतलब है जी बिल्कुल लुप्त हो चुका है, अब है नहीं दुनिया में, ये इसकी प्रजाति दुनिया में पाई नहीं जाती है, ये लुप्त हो चुका है, एक्सटेंट हो चुका है। और ये एडियाकारण पीरियड में ये रहता था। एडियाकारण पीरियड है जी 94 मिलियन ईयर्स को पहले, मतलब इतने साल पहले ये रहता था। ये यहाँ पे पीरियड देख सकते हो जी 94 मिलियन ईयर्स एगो। ये और ये सिर्फ ये क्रायोजेनियन पीरियड है जी, जो 635 मिलियन ईगो है, मतलब ईयर्स एगो, इससे पहले ये क्रायोजेनियन पीरियड है जो 635 मिलियन ईयर्स एगो इसका एंड हो गया था, समाप्त हो गया था ये पीरियड। इस पीरियड के बाद ये 94 मिलियन ईयर्स एगो ये एडियाकारण पीरियड स्टार्ट हुआ था। तो आपको ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना देख लो कि ये बहुत हज़ारों साल पुराना है और ये डिकिंसोनिया के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी कैलाश रेंज। कैलाश रेंज पता है आपको, ये इंडिया चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1962 में, तब से ये न्यूज़ में रहती है। यहाँ पे क्या है, बैटल हुई थी, एक रेजांगला और गुरुंग हिल है जी। यहाँ पे हमने ये देखा भी था, जहाँ पे पेंगोंग सो लेक है ना, पेंगोंग सो लेक, वहाँ पे ये साउथ साइड में है। तो ये रेजांगला और गुरुंग हिल ये कैलाश रेंज है, जो उसी के पार्ट है। कैलाश रेंज एक पहाड़ है जी, कैलाश पहाड़ियाँ। ये देखो जी मैप में देखो पहले आप, ये जी मैप,
ये इंडिया का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर चाइना है। ये क्या है देखो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और ये जी कैलाश रेंज, यहाँ पे ये कैलाश रेंज, ये कैलाश रेंज, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। किसका? ट्रांस हिमालय बोलते हैं इन्हें, ट्रांस हिमालय। ये हिमालय का पार्ट नहीं है, इसे ट्रांस हिमालय बोलते हैं। और हिमालय आ जाए उसके 3 पार्ट है, ग्रेटर हिमालय, ये जी ग्रेटर हिमालय, ये दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद है ये लेसर हिमालय, और फिर आउटर हिमालय, जिसे मतलब आउटर तो ग्रेटर को ही बोलते हैं, लेसर, और फिर शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिल्स। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे, ये सारी लोकेशन, ये चीज़। ट्रांस हिमालय का कौन कौन सा पार्ट है? ट्रांस हिमालय में ये बस ये आती हैं, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, माउंटेन, कैलाश रेंज। और ये हिंदू कुश है जी। यहाँ पे एक नोट बना हुआ है जिससे जुड़ी हुई एक गांठ बनी हुई है, मतलब पहाड़ की। और लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से ये सिंधु नदी निकलती है जी, इंडस रिवर, याद रखना है आपको लोकेशन। और जो ये है पीर पंजाल, धौलाधर, ये जो लेसर हिमालय है उसकी का पार्ट है। तो ये सारी लोकेशन आपको याद रखनी है, इसमें मेनली यही था। और जो काराकोरम रेंज है ये यहाँ पे लद्दाख रेंज में ये समाप्त हो जाती है यहाँ पे। तो ये लोकेशन याद रखनी है आपको। 2020 में हुआ क्या था, मतलब 2020 में क्या हुआ था, जब इंडिया चाइना का अभी क्या है आपको पता है, डिस्प्यूट चल रहा था, विवाद। तो इंडियन ट्रूप्स थे, जो इंडियन वो थी यहाँ पे, मतलब सैनिक जो यहाँ पे जो ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने क्या है, कैलाश रेंज को क्या है यहाँ पे अपना कब्जा जमा लिया था। तो चाइनीज़ को एक तरह सरप्राइज़ मिला इसकी वजह से। तो कैलाश रेंज के बारे में हम डिटेल से पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पे काराकोरम रेंज है वो एंड हो जाती है। पेंगोंग सो लेक यहीं पे जी, पेंगोंग सो लेक, यहाँ पे पेंगोंग सो लेक है। पेंगोंग सो लेक के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है। तो कैलाश रेंज यहाँ पे ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये सदर्न बैंक से और नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक लगभग 60 किलोमीटर तक ये फैली हुई है कैलाश रेंज। तो कैलाश रेंज क्या है, इसकी हाइट कितनी है, 4000 से लेकर 5500 मीटर तक इसकी हाइट वेरी करती है। इसके बारे में यही था जी। यहाँ पे क्या है, ये इसके फीचर हैं कैलाश रेंज पे क्या क्या है। ये हिल्स पे कैलाश रेंज है उसी के पार्ट रखे हुए हैं, जैसे हेलमेट टॉप, कुरुंग हिल्स, सबंगुर गैप, मुगर हिल्स, मुखपरी, रेचिनला। तो ये आपको लोकेशन बस याद होनी चाहिए, ये कैलाश रेंज पे है। बस इतना ही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी इबोला, एक डिसीज़ है जी, बीमारी, इबोला, नाम तो सुना ही होगा। तो इबोला क्या है, अभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये कॉन्गो एक कंट्री है जी अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। वहाँ पे क्या है, दोबारा से ये पता चला है इबोला के केस आए हैं, क्योंकि जून 2020 में ये जो कॉन्गो रिपब्लिक थी, ये कंट्री, ये क्या है, इबोला फ्री डिक्लेयर कर दी थी कि यहाँ पे एक भी इबोला का केस नहीं आता 48 डेज़ तक, उससे ज़्यादा, मतलब 48 डेज तक, 48 दिन तक क्या है, कोई भी केस नहीं आता इबोला का। तो कंट्री को इबोला फ्री डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन फिर केस देखने को मिला, इसलिए न्यूज़ में है। अब इबोला के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। इबोला क्या है, एक वायरस डिसीज़ है, मतलब वायरस से होती है ये डिसीज़, और इसका दूसरा नाम है इबोला हीमोरेजिक फीवर, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। ये एक सीवियर है जी, और फैटल इलनेस है, ह्यूमन्स में बीमारी होती है ये, मतलब ये बहुत ही घातक बीमारी है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसका ट्रांसमिशन वाइल्ड एनिमल से होता है जी, पीपल में, मतलब जंगली जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनमें लोगों में आ जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। और स्प्रेड कैसे होती है, फैलती कैसे, ह्यूमन टू ह्यूमन फैलती है जी। जैसे कोरोना वायरस का स्प्रेड होता है ना जी, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर, एक आदमी से दूसरा आदमी में, ऐसे ये फैलती है इबोला डिसीज़। इसकी बहुत फर्टिलिटी रेट क्या है, लगभग अराउंड 50% है, मतलब 25% से लेकर 90% तक फर्टिलिटी का मतलब है जी। एक तरह से आप मान लो बहुत ही घातक है, मृत्यु भी हो सकती है, इसमें डेथ भी हो सकती है, इतनी हार्मफुल है ये डिसीज़। अब इसका कोई प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन यही है जी, इसकी क्या है, इसका क्या है, आउटब्रेक कंट्रोल करने के लिए क्या है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो, मतलब जिसको बीमारी हो गई, इबोला हो गई, उसे ट्रेस किया जाए, पता लगाया जाए किसको है, और उसे अलग रखा जाए, ये इसका प्रिवेंशन है। लेकिन इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है जी, कोई बीमारी की दवाई नहीं है इसके लिए, ये याद रखना है। नो लाइसेंस ट्रीटमेंट प्रूवन टू न्यूट्रलाइज द वायरस, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ क्या होता है, सिम्टोमेटिक दवाइयाँ दी जाती हैं। सिम्टोमेटिक का मतलब है लक्षण, जैसे मान लो आपको फीवर हुआ तो फीवर की गोली दे दी, टैबलेट दे दी, जुकाम हुआ, कॉमन कोल्ड, तो उसकी दवाई दे दी आपको, या फिर मान लो खांसी हुई उसकी दवाई दे दी। तो इसकी कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है, जो भी सिम्टम होते हैं उसी की दवाई। जैसे कोरोना स्टार्ट में आया था, उसके लिए क्या अभी भी दवाई नहीं है कोरोना के लिए, वैक्सीन तो बन गई लेकिन कोई दवाई नहीं है, ट्रीटमेंट। वैक्सीन तो प्रिवेंटेबल होती है ना, वैक्सीन दे दी आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन कोरोना हो गया तो उसके लिए कोई दवा भी छोड़ी ना है। जो भी सिम्टम होते हैं, आपको लक्षण होते हैं, मान लो फीवर हो रहा है, फीवर की दवाई दे दी, कुछ खांसी हो रही है, खांसी की दवाई दे दी,
कफ की, तो ये सारा इसमें होता है, कोई दवाई नहीं, ये याद रखना आपको। वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल है, हाँ जी है, उसके लिए एक वैक्सीन डेवलप हो चुकी है 2015 में। इसका गिनी एक कंट्री है, उसमें ट्रायल किया गया, इसका इबोला वैक्सीन भी बोलते हैं या फिर RVSV जीबोव, ये इसका नाम है इबोला की वैक्सीन का। ये वैक्सीन कहाँ पे 2018-19 में क्या है, ये इसका क्या है, एक कंट्री में इसका ट्रायल किया गया, 2015 में गिनी में किया गया, उसके बाद में ये यूज की जा रही है वैक्सीन इबोला आउटब्रेक के लिए। कहाँ पे, कॉन्गो में, जो कॉन्गो कंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कंट्री है अफ्रीका में, वहाँ पे ये वैक्सीन दी जा रही है लोगों को। और जो प्रेग्नेंट वूमन है और ब्रेस्ट फीडिंग वूमन है, मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, प्रेग्नेंट वूमन है, गर्भवती महिलाएं, उन सबको भी ये वैक्सीन दी जाती है इसी गाइडलाइंस के अंतर्गत। बस इतना ही है जी इसमें, ये इबोला वैक्सीन के बारे में। और नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा विज्ञान ज्योति प्रोग्राम। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम क्या है जी, ये एक प्रोग्राम है जी, किसने स्टार्ट किया था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विभाग। ये क्या है कि गर्ल्स में क्या है, जो मेरिटोरियस गर्ल्स हैं ना, जो क्या है इंटेलिजेंट गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उनमें क्या है, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनमें रुचि बढ़ाई जाए, इंटरेस्ट बढ़ाया जाए, इससे रिलेटेड है जी विज्ञान ज्योति प्रोग्राम। कि उनका स्टेम में, स्टेम का क्या मतलब, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसमें क्या है जिसका इंटरेस्ट है इनको प्रमोट किया जाए कि ये भी इस फील्ड में आए। तो वुमन को इस एरियाज़ में प्रमोट करना है स्टेम में। स्टेम हम जान चुके हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, तो इससे रिलेटेड भी लड़कियाँ पढ़ें। तो इसमें क्या है, एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होंगी विज्ञान ज्योति में, स्टूडेंट पेरेंट काउंसलिंग होगी जी, इसमें स्टूडेंट जो छात्र हैं पेरेंट की काउंसलिंग, विजिट टू लैब्स, नॉलेज सेंटर बनेंगे जी, पार्टनर्स रोल मॉडल होगा जी, इंट्रैक्शन, साइंस कैंप होंगे, एकेडमिक सपोर्ट क्लासेस होंगी। तो ये सारे एक्टिविटीज़ होंगी विज्ञान ज्योति प्रोग्राम में। मेनली आपको याद रखना, गर्ल्स में साइंस से रिलेटेड रुचि बढ़ाना, उनका इंटरेस्ट जिसका भी है उसे प्रमोट करना है कि वो भी मैथमेटिक्स लेके पढ़ सकें, साइंस से लेके पढ़ सकें। बस ये है जी इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अभी वेमनाथ लेक, ये न्यूज़ में थी, झील, एक झील है जी वेमनाथ झील, ये कहाँ पे, केरल में है जी। केरल में इसके अराउंड एक क्या है, एक आइलैंड है। आइलैंड आप जानते हो ना, कोई भी भूमि जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई हो, चारों तरफ पानी से, वाटर से घिरी हुई हो, उसे आइलैंड बोलते हैं। ये नेंद्याथुरुथु आइलैंड है वेमनाथ लेक के पास, तो वेमनाथ लेक में ही है ये, जैसे वेमनाथ लेक है ये झील, इसमें एक आइलैंड है ये नेंद्याथुरुथु। तो इस पर कोई बिल्डिंग वगैरह बनी हुई थी, इलीगली उनको डिमोलिश किया है अभी। डिमोलिश का मतलब है डिस्ट्रॉय, नष्ट कर दिया, बिल्डिंग को गिरा दिया। तो इस वजह से न्यूज़ थी। तो आपको ये सारी लोकेशन याद रखनी है, ये नेंद्याथुरुथु आइलैंड कहाँ पे है, वेमनाथ लेक कहाँ पे। एक चीज़ याद रखनी है, वेमनाथ लेक है वो इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है, सबसे लंबी लेक है, और केरल की लार्जेस्ट लेक है। अब लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट में फ़र्क क्या जी, देखो जी, ये लॉन्गेस्ट लेक हो गई और ये हो गई जी लार्जेस्ट लेक, समझे। लॉन्गेस्ट लेक कौन है इंडिया की, वेमनाथ लेक, वेमनाथ, और केरल की लार्जेस्ट भी है वेमनाथ। लेकिन इंडिया की लार्जेस्ट लेक कौन सी है, लार्जेस्ट लेक है जी चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ पे, उड़ीसा में, उड़ीसा में। और ये खारे पानी की लेक है जी, साल्ट वाटर लेक, साल्ट वाटर लेक। और फ्रेश वाटर लेक कौन सी है जी, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जी, मीठे पानी की लेक है, वुलर लेक। ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, वुलर लेक, वुलर झील, ये सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारे इंडिया की, मीठे पानी की लेक। और खारे पानी की चिल्का। और ओवरऑल लार्जेस्ट पूछें सबसे बड़ी लेक चिल्का लेक है जी, जो खारे पानी की है। लेकिन अगर मीठे पानी की पूछें तो पर्टिकुलरली वुलर लेक है। और लॉन्गेस्ट लेक पूछें सबसे लंबी, वो है वेमनाथ लेक। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो ये एक दूसरा हो रहा है, इट इज़ सेकंड लार्जेस्ट रामसार साइट इन इंडिया। ये सुंदरवन सबसे बड़ी रामसार साइट है। रामसार साइट आप जानते होंगे, किसी भी वेटलैंड को आर्द्र भूमि जो होती है वेटलैंड, उसको रामसार साइट कंजर्व करने के लिए डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया में। सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में, उसके बाद वेमनाथ लेक है। यहाँ पे कोची पोर्ट बना हुआ है। यहाँ लेक के पास दो आइलैंड हो रहे हैं, एक तो नदियाथुरुथु हमने पढ़ा था, एक है विलिंगडन और एक है वलरपदम आइलैंड। यहाँ पे कोची पोर्ट बना है, कोची बंदर का यहीं पे। तो आपको ये बस याद रखना है, ये वेटलैंड एरिया क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया था वेमनाथ वेटलैंड अंडर द नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम में। तो ये आपको बस याद रखना है इसमें। ये आप देख सकते हो लोकेशन, ये है इंडिया अपना। इंडिया के पास ये है केरल, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ग्रीन ग्रीन सा, और ये केरल का पार्ट, ये है वेमनाथ लेक। देखो जी ये वेमनाथ लेक है, यहाँ पे ये एरिया दिखाई दे रहा है आपको। तो इसमें इतना ही था।
तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था, टॉपिक खत्म हुए। अब क्वेश्चन करते हैं जी हम। क्वेश्चन ये आ गया जी। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स हैव नो टाइगर्स। आपको ये बताना कौन से टाइगर रिजर्व हैं जिसमें एक भी टाइगर नहीं है। अभी टाइगर पॉपुलेशन हुई थी जी, तो इसमें रिपोर्ट आई थी, तो वो आपको बताना है कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसमें एक भी टाइगर नहीं है। फर्स्ट है डंपा टाइगर रिजर्व, पलामू, कामंगलेंग, ये कामलेंग टाइगर रिजर्व। तो ये बताना जी कौन कौन से हैं, 1 2 1 3 2 3 या एक नन ऑफ द अबव, मतलब सब में टाइगर हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। देखो जी इसका आंसर है डंपा टाइगर रिजर्व और पलामू, इन दोनों में एक भी टाइगर नहीं है, तो ये ऐसे टाइगर रिजर्व में। कामलेंग में है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। ये डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मिज़ोरम में है, और वेस्ट बंगाल का बुक्सर टाइगर रिजर्व और झारखंड का पलामू, इन 3 टाइगर रिजर्व है जी जिनमें एक भी टाइगर नहीं है, ये याद रखना है। एक बुक्सर टाइगर रिजर्व कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, और मिज़ोरम में डंपा, और पलामू कहाँ पे, झारखंड में टाइगर रिजर्व है, इनमें एक भी टाइगर रिजर्व नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल प्रोसीजर। ये ART टेक्नोलॉजी कौन कौन से प्रोसीजर को इंक्लूड करती है ये बताना आपको। आपके ऑप्शन है इन विट्रो फर्टिलाइजर, क्रायो प्रिजर्वेशन, सैरोगेसी, 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ द अबव 1 2 3। देखो जी इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, 1 2 3 ऑल हो जाएगा। इसमें इन विट्रो ART में क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी होता है जी। ये लैब क्या करते हैं, जो फीमेल से एग लेते हैं और स्पर्म लेते हैं किससे, मेल से, इनको क्या है लैब में फर्टिलाइज कराते हैं। जैसे किसी क्या है महिला पे बच्चे नहीं होते हैं, बेबी नहीं होते हैं, तो उसके क्या है लैब में क्या है प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये दोनों का फर्टिलाइज किया जाता है, एग और स्पर्म, तो फिर क्या है वो एम्ब्रियो में ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ऐसे यूज़ होती है। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन में होता है जी क्या है, स्पर्म और एग को प्रिजर्व करके रखते हैं, बचा के रखते हैं, टेम्परेचर क्या है बहुत ही माइनस में टेम्परेचर कर देते हैं और काफ़ी समय के लिए उसे बचा के रखा जाता है लैब में, तो ये टेक्नोलॉजी भी यूज होती है। सैरोगेसी क्या होती है, सैरोगेसी ये होती है जी जैसे मान लो किसी महिला पे बच्चे नहीं होते हैं, तो इस माँ में कोई प्रॉब्लम होती है यूटेरस में, गर्भ में कोई प्रॉब्लम होती है यूटेरस में, तो क्या होता है कि इसके बिहाफ पे इससे क्या है सारे जो बच्चा क्या है इसके ही सारी क्वालिटी होंगी। जैसे ये महिला है बी, ये ए महिला है, दूसरी वूमन है ये, तो ये क्या है इस बी जो वूमन है महिला, इस पे बेबी नहीं होते, बच्चे नहीं होते, तो क्या है इसके यूटेरस में कोई प्रॉब्लम है, गर्भ में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बेबी प्रोड्यूस नहीं हो पाते, फर्टिलाइज नहीं हो पाता। तो इससे क्या है एग लेते हैं और क्या है जो इसका हस्बैंड होता है, मान लो ये सी हस्बैंड है, इससे क्या है स्पर्म लेते हैं और इन दोनों को क्या है एक दूसरी महिला होती है उसमें ट्रांसप्लांट कर देते हैं जी। ये जो ए महिला है तो इसके बिहाफ पे मतलब यूटेरस इसका यूज होगा, मतलब अपने पेट में बच्चा इसके पेट में पलेगा, इसके पेट से ही जन्म लेगा, इसके गर्भ से ही जन्म लेगा, लेकिन सारी क्वालिटी बी और सी के ही होंगी इस बच्चे में, बस क्या है कि गर्भ दूसरी औरत का यूज होगा, तो इसे बोलते हैं सैरोगेसी। तो इसका आंसर तीनों यूज होती हैं इस टेक्नोलॉजी में, डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी द स्टेट्स विच इज़ आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज इन इंडिया। आपको ये स्टेट बताने हैं जो मेजर प्रोड्यूसर है पल्सेज के, दाल सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट प्रोड्यूस करते हैं हमारी कंट्री में, ये बताना है आपको। फर्स्ट है केरल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर। 1 3 3 2 3 2 4 1 3 4। देखो जी सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रोड्यूसर, मेजर पूछा है, अपने को वर्ड याद रखना है, ये मेजर प्रोड्यूसर पूछा है। देखो जी मेजर इसमें सिर्फ मध्य प्रदेश है, तो आंसर सिर्फ 3 ओनली, बी हो जाएगा, क्योंकि केरल, उत्तराखंड, मणिपुर में बहुत ही ना के बराबर दाल का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। तो इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है जी, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ग्लेशियर्स आर दी ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन द हिमालयन इकोसिस्टम। जो हिमालय आज ही उसमें सिर्फ ग्लेशियर ही है जिससे फ्रेश वाटर, मीठा पानी मिलता है, और कोई सोर्स ही नहीं है। सेकंड बोल रही देयर इज कंसिडरेबल श्रिंकिंग ऑफ ग्लेशियर लेक्स अक्रॉस द हिमालयज इन रिसेंट डिकेड। मतलब कुछ दशक में, डिकेड का मतलब है 10 साल, कुछ दशक में जो हिमालय हैं उनमें जो ग्लेशियर लेक हैं वो कम हो गई हैं, डिक्रीज हो गई हैं, सिकुड़ गई हैं, श्रिंक हो गई हैं। आपके ऑप्शन है 1 2 या दोनों गलत। देखो जी दोनों गलत हैं, इसका आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नाइदर 2, डी। कैसे? क्योंकि ग्लेशियर है कि ओनली सोर्स नहीं है, वहाँ पे बारिश भी तो होती है हिमालय में, उसका पानी भी तो है, वो कहाँ जाएगा? और ग्लेशियर्स नहीं है, वहाँ पे झील भी हैं, लेक भी हैं,
वो भी है पानी। तो सिर्फ मीठे पानी के लिए, फ्रेश वाटर के लिए हिमालय में ग्लेशियरी सोर्स नहीं है, स्रोत नहीं है, तो गलत हो जाएगा। दूसरा भी गलत है, क्यों? इसमें कहा है ग्लेशियर लेक श्रिंक। ग्लेशियर लेक तो बढ़ेंगे ना जी, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ग्लेशियर क्या है, उनके पिघल जाएंगे, मेल्ट होंगे ग्लेशियर पिघलेंगे तो लेक झील तो बनेगी ना जी, पानी पिघल के आएगा, झील बनेगी, झील में पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो ये तो बढ़िया इंक्रीज हुई है ना, घटी नहीं है, तो इसलिए दोनों गलत है। नेक्स्ट है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है व्हेन जियोमैग्नेटिक रिवर्सल अकर दैट एनिमल्स that use Earth's magnetic field for navigation like sea turtles could get lost during their routine journey। इसमें क्या है, जब जियोमैग्नेटिक रिवर्सल होता है, ये अर्थ सिस्टम में एक रिवर्सल होता है जिसका मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ की होती है वो रिवर्स हो जाती है। अगर ये अकर होता है तो जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनका नेविगेशन सिस्टम जो पता लगाते हैं, जैसे सी टर्टल हो गया, कछुआ होते हैं सी में, समुद्र में, वो क्या है लोकेशन पता नहीं लगा पाते, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। सेकंड बोल रही है एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द जेंडर ऑफ द सी टर्टल। मतलब अगर क्लाइमेट चेंज में क्या है इंक्रीज होगा या चेंज होगा तो जो सी टर्टल होते हैं, समुद्र में कछुए होते हैं, उनके जेंडर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बताना है कौन सा सही है। ये देखो जी 1 2 या दोनों गलत। देखो जी दोनों सही हैं, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो सी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग भावना। ये भावना है जी एक, ये बताना एक आर्ट फॉर्म है जी, कल्चरल आर्ट फॉर्म। ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है इट इज़ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट प्रिवलेंट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये भावना है जो आर्ट एंड कल्चर, ये तमिलनाडु का पार्ट है क्या। सेकेंड बोल रही है इट वॉज ओरिजिनली क्रिएटेड बाई शंकराचार्य। ये शंकराचार्य ने इसे क्रिएट किया ना था, बनाया था भावना को। थर्ड बोल रही है द प्लेज, जो इसमें भावना में प्लेज होते हैं, आर पॉपुलरली नोन एज अंकिया नट्स। ये अंकिया नट्स बोला जाता है कि इसमें जो कोई परफॉर्मेंस होती है, डांस ड्रामा होता है, इसमें भावना में जब परफॉर्म होता है तो उसे अंकिया नट्स बोला जाता है क्या। आपको करेक्ट बताना है। देखो जी 3 1 2 1 1 2 3। देखो जी फर्स्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि तमिलनाडु का नहीं है, ये कहाँ का है, असम का है भावना, असम का। तो जहाँ जहाँ पे एक काट दो आपका आंसर आ जाएगा, बी सी डी कट जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3 ओनली। दूसरा गलत क्यों है, ये शंकराचार्य ने नहीं बनाया था बल्कि शंकर देव ने बनाया था। शंकर देव, या आचार्य की जगह देव लगा लो, DAV है, शंकर देव ने। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी द बेस्ट नोन लेदर पपेट्स इन आवर कंट्री आर दोज यूज्ड इन थोलू बोमलता ऑफ। ये बताना एक थोलू बोमलता लेदर की पपेट है जी, चमड़े की बनी हुई कठपुतलियाँ हैं, ये कहाँ पे यूज होती हैं। थोलू बोमलता वर्ड कहाँ पे यूज होता है, किस स्टेट की कठपुतलियाँ हैं, पपेट हैं, ये बताना है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। देखो जी इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, ये आंसर है जी इसका। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, हमारे लेक्चर भी। अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। फिर मिलेंगे जी कल, तब तक के लिए वेट करो।